Hello friends, welcome to IFAS. Myself Himanshu, your geography faculty. So students, we are resuming our Bhumi Bodh series. In this series, we are going to talk about the major themes, major topics of geography which are important for competitive examination. जहां भी ज्योग्राफी चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, जनरल स्टडी से रिलेटेड हो या फिर अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आती है जैसे नेट हो गया, सेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूपीएससी हो, कोई और अदर तरह की जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें से ज्योग्राफी भूगोल पूछा जाता है, पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है, तो ये सीरीज आपको उन चीजों में हेल्प करेगी, बेनिफिट करेगी। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओशन जोन्स। ठीक है, ओशन के जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओशन, महासागर, समुद्र, तो उसके जो जोन्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, उनके बारे में जानकारी आज हम लोग लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को जल्दी से शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपके साथी बंधु भी जुड़ सकें, सबके सब। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ओशन क्रस्ट को जानने के लिए, जो सागर के जो जोन्स होते हैं उन्हें जानने के लिए हमें धरती को जानना जरूरी है। ये अपना है स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ। लिथोस्फेयर दिख रहा है आपको, जहां पर हम जैसे अलग अलग स्फेयर्स होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर। तो ये अपने धरती का, जिस पर हम लोग रहते हैं, उस क्रस्ट को बोलते हैं व्हाट? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, या फिर एक पोर्शन है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ए पोर्शन। ठीक है, पूरा कंबाइंड मिलाते हैं हम लोग, पूरा इनर कोर, आउटर कोर, पूरी अर्थ के कोर से लेकर पूरा क्रस्ट तक, उस स्फेयर को बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोला जाता है। ठीक है, तो लिथोस्फेयर की डेफिनेशन क्या हो गई एग्जैक्टली? तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लिथोस्फेयर क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, जो सॉलिड मोस्ट जो मेंटल होती है, जो जैसे हम नीचे जाते हुए जाएंगे वैसे वैसे आपको मोल्टन स्टेट में रॉक्स मिलेगी। और इसको जो कहते हैं, लिथोस्फेयर के नीचे जो स्फेयर होता है, दिस इज द सेमी मोल्टन स्टेट, दैट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। तो जो लिथोस्फेयर है, जो क्रस्ट होती है, वो उसके ऊपर फ्लोट करती हुई रहती है। तो बेसिकली ये है अपने धरती का स्ट्रक्चर। अब ये देखिए, यहां पर रिवर बह रही है और ये माउंटेन्स है। तो जो एक अपनी कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है, ये समुद्र के नीचे भी चली जाती है। ये दिख रहा है आपको, समुद्र के नीचे भी जा रही है इस तरह से, और इसके ऊपर पानी आ जाता है। जब मैंने आपको ओशनिक क्रस्ट के बताया था किस तरह से ओशन क्रस्ट बनती है, तो उसमें यह बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो ही जो है 5-6 किलोमीटर तो वही नीचे रहती है। उसके बाद उसके ऊपर पानी भर जाता है, और पानी फिलअप होने के बाद में क्या होता है? ओशनिक क्रस्ट का निर्माण हो जाता है। मतलब बेसिकली जो ओशनिक क्रस्ट जो होती है, कि ओशन की क्रस्ट, हम लोग जिस पर रहते हैं, जो लैंडफॉर्म है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाई जाती है, और ओशन की जो क्रस्ट होती है उसे कहा जाता है ओशनी, ओशन फ्लोर के ऊपर जो क्रस्ट होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना है स्ट्रक्चर अपने धरती का। उसके बाद में ये देखो, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये जो क्रस्ट होती है, दिस इज ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, और इसमें बहुत तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिलीफ्स होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स। देखिए आगे, ये देखो, ये ओशन के रिलीफ्स हैं, ओशन के फीचर्स हैं। दीज आर कॉन्टिनेंट, फिर कॉन्टिनेंट की शेल्फ। ठीक है, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज स्लोप, जो ढलान होती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाती है। और जहां से कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट खत्म होती है, उस पॉइंट को कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ या शेल्फ पॉइंट। ठीक है, और ढलान वाली जगह को कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। उसके बाद में ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एबिसल प्लेन या फिर डीप ओशन प्लेन्स। ओके, और जो ओशनिक क्रस्ट है, ढलान के बाद में एक राइज आता है, उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे ओशनिक क्रस्ट के। ओके, मिड ओशनिक रिजेस, रिफ्ट वैलीज, दीज आर कॉल्ड ट्रेंचेस। ये ट्रेंचेस हो गई। सबसे डीपेस्ट ट्रेंच मरियाना ट्रेंच जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो
अब ये आपको पता है, ये पूरा हम लोगों ने कर लिया कि ये बेसिन है, अलग अलग तरह के रिलीफ्स है ओशन बेसिन के। अब ये जो लेयरिंग होती है, सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, फिर माने सेकंड नंबर वाले को क्या कहते हैं, थर्ड नंबर वाले को क्या कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग तरह के मिलेंगे। मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो आपको जो ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो आपको नीचे नहीं मिलेंगे, नीचे वाले ऊपर नहीं आएंगे। तो ये जो जोन्स में डिवाइडेशन हो जाता है, तो इन जोन्स को हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। ओके, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं सेशन को आप लाइक कर दे, ठीक है, शेयर कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, जिससे कि जैसे ही लेक्चर चालू हो आपको मिल जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन। अब ओशन में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मैराइन इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, सब कुछ आता है। मतलब देखो, ओशन एसिडिफिकेशन जो कि ओशन पोल्यूशन का प्रकार है, उससे क्या होता है, ओशन एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने के कारण जो जीव जंतु रहते हैं, एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स रहती हैं हमारे ओशंस के अंदर, वो उनके जो शेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ओशन एसिडिफिकेशन। तो इसमें सब कुछ आता है, इकोसिस्टम में सब कुछ आता है। एसिडिफिकेशन भी आ रहा है, क्रैब्स भी आ रहे हैं, है ना। एस्चुरीज जो नदियां जहां मिलती हैं ओशन से, तो या तो वो डेल्टा बनाती हैं या फिर एस्चुरीज बनाती हैं, तो वो भी मैराइन इकोसिस्टम का एक प्रकार है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके सामने प्रकार है। कमर्शियल फिशिंग, जू प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, सीवीड, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे जो हैं, अब देखो इनको नोटिस करो, ये अलग अलग जगह पे मौजूद है। डॉल्फिन से वो ऊपर है, नीचे नहीं, तो इसका मतलब है कि डॉल्फिन से वो इस जोन में रहती है, समझ रहे हो। एस्चुरी जो यहां बनती है, यहां नहीं बनती। क्रैब जो होते हैं, क्रैब, ये क्रैब दिख रहा है आपको, दिस क्रैब इज स्टेइंग इन अपर लेयर्स ऑफ ओशन फ्लोर्स। तो इस तरह से हम लोगों को फ्लोर्स की जानकारी मतलब चाहिए होती है, हमें पता होनी चाहिए। अब कमर्शियल जो फिशिंग है, वो अपर लेयर ऑफ जो फोटो जोन होते हैं, जहां पर सनलाइट यहां तक जैसे आ रही है, तो यहां तक कमर्शियल, क्योंकि फिशिंग ज्यादा जो फिशेज होंगी वो यहीं तक होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो और अब इसको डिटेल में जानते हैं। और इससे आगे चलने से पहले, ओशन फ्लोर्स पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ये हम लोग कर चुके हैं कवर। अलग अलग डिपॉजिट मतलब देखो, यहां दिख रहा है आपको, ये शंख जैसी चीजें पाई जाती है, हम लोग इकट्ठा करते हैं, बीच के पास होती है। और यहाँ पर अलग तरह के डिपॉजिट्स होंगे, यहाँ पर अलग तरह के डिपॉजिट्स होंगे, ऊपर कोरल रीफ्स मिलेंगे आपको। तो इस तरह से अलग अलग मैराइन डिपॉजिट्स मिलते हैं, और ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं क्या करने के लिए, अपनी धरती की जो है एज को, ओरिजिन को, किस किस तरह से चेंजेस हुए, क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, उनको स्टडी करने के लिए ये डिपॉजिट्स काम आते हैं। तो कितने तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, 4 तरह के होते हैं। सिंपल टेरिजेनस, जो कि जमीन से बहाकर रिवर द्वारा जो लाई जाते हैं, सेडिमेंट्स हैं, क्ले है, डस्ट है, जो भी है, वो टेरिजेनस सेडिमेंट टाइप में कहलाते हैं। बायोजिनस वो होते हैं जो कि जैसे मान लो ये डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन की डेथ होगी, ठीक है, तो ये इसके जो अवशेष बचते हैं, जो रेसिड्यू होता है, जो स्केलेटन्स होते हैं, वो यहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड बायोजिनस डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है हाइड्रोजिनस डिपॉजिट्स। हाइड्रोजिनस डिपॉजिट्स वो होते हैं जो कि ये जो वाटर दिख रहा है आपको, इस वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड मिनरल्स रहते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजिनस। और इन्हीं के अंदर डिपॉजिट्स होते हैं कोस्मोजिनस। कोस्मोजिनस वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि हमारी धरती के नहीं होते हैं, वो कहीं बाहर से मीटियोरोलॉजिस्ट जो बाहर से जो मीटियोर जल के हमारे यहाँ पर एंटर होते हैं एटमॉस्फेयर में, और कुछ है वो पूरी तरह से नहीं जल पाते, तो वो गिर जाते हैं अपने। तो इस तरह से ओशंस के अंदर ऐसे डिपॉजिट जो कि धरती के ना हो, बाहर के हो, उन्हें कहा जाता है कॉस्मोजिनस। तो ये आपको क्या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट्स आर फ्रॉम द स्पेस, तो यू विल से कॉस्मोजिनस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट्स आर the dissolved minerals from water, so these are called hydrogenous. Which of the following sediment type or marine deposits are the accumulation of hard parts of some marine organisms, उनको कह देंगे बायोजीनस। और कौन से डिपॉजिट्स हैं जो कि सरफेस से आकर हमारे ओशन के अंदर आते हैं, दैट इज कॉल्ड टेरिजेनस। बड़े ही क्वेश्चंस आते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना।
तो जैसे नेट का स्टूडेंट हो या सेट का स्टूडेंट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, आपको ये डिपॉजिट्स याद रखने हैं और ये इसके एग्जांपल्स हैं। और ये है आपके परसेंटेज कि कौन से डिपॉजिट्स ने कितना कवर कर रखा है। तो ये क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स किसके हैं? टेराजेनिस के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो अपने डिपॉजिट्स हैं, इनकी स्टडी करना क्यों जरूरी है? आप बोलोगे सर क्या जरूरत है हमें जानने की? तो जरूरत इसलिए स्टूडेंट्स की टेक्टोनिक एक्टिविटी जो हुई है, क्योंकि हमें भी एग्जैक्टली पता नहीं है ना कि धरती बनी कैसे है, कहां से हम लोग आए हैं। तो ये जो डिस्कवरीज होती हैं, दीज ओशन डिपॉजिट्स कैन गिव अस, अब सपोज करो कोस्मोजेनस डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, तो वो बताते हैं ना कि हाँ हमारे यहाँ पर मेटियोर्स आते थे और अभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी स्टडी करना इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी भी दीज डिपॉजिट्स आर अनएक्सप्लोर्ड, अभी भी इतने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। तो ये आपके सामने जो डायग्राम है, फोटो है, दिस इज द रियल फोटो ऑफ ओशन फ्लोर। ये देखो गैप है, ये जो एक रिज टाइप बोल सकते हो या ट्रेंच टाइप बोल सकते हो कि दो प्लेट्स हैं, कोलाइड हुई, एक जो प्लेट है वो दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई, तो वहां जो ये शेप बन गई इसको ट्रेंचेस बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रेंचेस। ठीक है ना। सबसे डीप ट्रेंच कौन सी है? मरियाना ट्रेंच। मैं बता चुका हूं आपको कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन में। तो ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, पेपर 1 में जो जनरल स्टडी आती है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि ओशन जोन्स का हमने जनरल क्लासिफिकेशन। ये देखो एक स्ट्रेटिफाइड आपके पास डायग्राम है, आराम से समझे ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ऐसे भी चीजें होती है, कितनी ज्यादा क्लासिफिकेशन है। बिकॉज हम लोगों ने हिमालयस पढ़ लिए, प्लेन्स पढ़ लिए, प्लेट्यूज पढ़ लिए, बट ओशंस के बारे में कम जानकारी होती है और यहां से क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे ज्यादातर गलत हो जाते हैं। अभी रिसेंट में अबिसल प्लेन का क्वेश्चन आया था कि अबिसल प्लेन क्या होता है? डीप ओशन फ्लोर्स को अबिसल प्लेन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो कि सर कुछ रिपीट करना है, तो मैं रिपीट कर दूंगा, है ना। सबसे पहला जोन होता है अपना इंटरटाइडल जोन। सिंपल सी डेफिनेशन, इंटरटाइडल का मतलब होता है, जब मैंने टाइड्स आपको पढ़ाई है, अभी अगर नहीं है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। टाइड्स एक तो होती है हाई टाइड, और टाइड्स कैसे बनती है? मून के, चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हम लोगों का जो पानी है वो उठता है और गिरता है, उसे सिंपल कह देते हैं टाइड्स। तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है इंटरटाइडल जोन। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लोगों के लिए। ये देखो, ये दिख रहा है, ये इंटरटाइडल जोन है। मतलब ये जो पानी है ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वापस रिस जाएगा। तो ये जो पोर्शन बच रहा है, ये वाला ग्रीन और आपको दिख रहा है कलर ब्लू के बीच में जो जोन है, इसे कहा जाता है इंटरटाइडल जोन, की यहां तक टाइड्स जाती हैं और फिर वापस यहां पर आ जाती है। जब ऊपर जाती है तो उसे हाई टाइड कह दिया जाता है, और जब नीचे की तरफ आती है, लोवेस्ट लेवल पे होती है, तो ये लो टाइड कहा जाता है। और ये 6-6 घंटे में होती रहती है। हमारे धरती पर नॉर्मली दिन में 2 बार तो हाई टाइड्स आती है और 2 लो टाइड्स आती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इंटरटाइडल जोन है वो शोर के सबसे क्लोजेस्ट। आप देखिए ना, ये अपनी शोर लाइन है, ये ग्रीन ग्रीन है जहां पर बीचेस वगैरह होते हैं, दिस इज द क्लोजेस्ट जोन। तो इंटरटाइडल जोन है शोर के, अपने जो शोर लाइन होती है उसके सबसे पास में होता है। ओके, दूसरा आता है नेरेटिक जोन। नेरेटिक जोन देखिए, ये नेरेटिक जोन है, इंटरटाइडल जोन, और जो हमारा मेन ओशनिक जोन चालू होने से पहले जो जोन, ये जो होता है, दिस पर्टिकुलर जोन इज कॉल्ड नेरेटिक जोन। और ये कहां होता है? ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर। ओके, नेरेटिक जोन को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है लिटोरल और एक होता है सब लिटोरल। ठीक है, तो अगर आपको पूछ ले कि लिटोरल और सब लिटोरल जोन्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो द डिफरेंस वुड बी कि ये दोनों ही नेरेटिक जोन के प्रकार है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। इसका हम लोगों ने एक और डायग्राम है, इसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि लिटोरल और सब लिटोरल कौन सा है। तो बेसिकली जो लिटोरल जोन होता है ना, वो जो लिटोरल जोन है वो एक बड़ा टर्म है। ठीक है, इंटरटाइडल जोन से लेके पूरा ओशनिक जोन तक के बीच में जो ये लाइन होती है, ये पूरी लिटोरल में कहलाती है। ठीक है, अब देखो आगे, ये देखो, नेरेटिक जोन लाइज ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर नेरेटिक जोन लाई करता है। वाटर ज्यादा डीप नहीं होता है, आप खुद ही देख पा रहे हो। देखो,
वाटर ज्यादा डीप नहीं है ना, दीज आर द शैलो वाटर्स, और उसके बाद में डीपनेस चालू होती है, एज यू कैन सी इट। दिस इज कॉल्ड नेरेटिक जोन। यहां पर प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट रहती है नेरेटिक जोन के अंदर, ओके। और ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नेरेटिक जोन में ही निवास करते हैं, अंडरस्टूड। चलो उसके बाद में देखो, बाद में आता है ओशन जोन। नेरेटिक जोन के बाद में जो जोन आता है इसको हम ओशनिक जोन भी कहते हैं या फिर ओपन ओशन भी कह देते हैं। कोई रुकावट नहीं है, कोई ज्यादा किंतु परंतु नहीं, एकदम प्लेन ओशन है, डीप ओशन है, उसे कहा जाता है ओशनिक जोन। व्हाट वी से इट, ओशनिक जोन कहा जाता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इट इज द ओपन ओशन पास्ट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये देखो, ये है यहां तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ये पूरा जो नीचे तक आ रहा है दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप, और उसके बाद में थोड़ी सी जो उठ रही है यहां से उठना, इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल राइज, और उसके बाद में अपने डीप ओशन फ्लोर्स चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के बाद में चालू होता है अपना ओशनिक जोन, ठीक है ना। फिर आता है स्टूडेंट्स फोटिक जोन। ये देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटिक जोन, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। इन्वायरमेंट, जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पेपर 1 का जो अपना यूनिट रहता है नॉर्मली यूजीसी नेट सेट के अंदर, तो इसके अंदर इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, प्लस ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ओके। फोटोइक जोन बेसिकली बस नाम से ही फोटोइक जोन है, मतलब जहां पर सनलाइट आ रही हो, देखो ये वाली, समझ रहे हो, जहां तक सनलाइट का पेनिट्रेशन रहता है उसे फोटोइक जोन कहते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। फोटिक जोन, फोटिक, आपको पता है सनलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो अपने एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं उन्हें खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, तो जो सनलाइट जहां पर सबसे ज्यादा होगी उस जोन को कहते हैं फोटिक जोन, और ये 200 मीटर तक ही होता है। और आपको पता है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है वो भी 200 मीटर डीप ही होती है, तो बेसिकली फोटिक जोन वो जोन है जहां तक सनलाइट पहुंचती है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ही पार्ट है, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट का जोन आता है उसे कहते हैं एफोटिक जोन। सीधी सी डेफिनेशन है, फोटिक के जस्ट अपोजिट वाला एफोटिक जोन, कि जो पानी है 200 मीटर तक तो फोटिक आता है, और 200 मीटर से नीचे आने वाला जोन जो होता है वो कहते हैं एफोटिक। अभी देखो ये दिख रहा है आपको, फोटिक वहीं पर खत्म हो गया था, बट एफोटिक जिसे हम लोग प्रोफंडल जोन भी कहते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि प्रोफंडल जोन क्या होता है, सीधा सा डेफिनेशन पूछ लेंगे। प्रोफंडल जोन इज ए टाइप ऑफ एफोटिक जोन ओनली, ठीक है। और इस जोन के अंदर ये एफोटिक जो जोन है यहां पर सनलाइट नहीं आती है, बहुत कम आती है, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी नहीं रहते हैं, और जब मतलब बेसिकली इकोसिस्टम यहां पर नहीं होता है, तो इसकी वजह से वाटर है बड़ा ही शांत रहता है, बिकॉज यहां पर एक्टिविटी करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी नहीं है ना ही ज्यादा कॉन्टिनेंट, क्योंकि सारे जो एक्टिविटीज होती है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप में होती है। ये वाले जो है ये डीप ओशन फ्लोर्स के जो है फीचर्स हैं, जोन है वहां का, तो इसलिए ज्यादा एक्टिविटी यहां पर नहीं होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको व्हाट डू यू मीन बाय इंटरटाइडल जोन, नेरेटिक जोन, ओशनिक जोन, ठीक है, एफोटिक जोन और फोटिक जोन, 5 के बारे में पता चल गया। छठा जो जोन आता है दैट इज बेंथिक जोन। बेंथिक क्या है, सब कुछ के बाद में जो एकदम फ्लैट जो सरफेस आ जाता है ओशन के अंदर, फ्लैट सरफेस, उसे कहा जाता है बेंथिक जोन, ठीक है। ये देखो ये रहा बेंथिक जोन, एज यू विल एबल टू सी इट, दिस इज बेंथिक जोन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप जिसके जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ आईएफएस के एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप उसको डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं, सिनॉप्सिस फॉर्म में बना, ठीक है। दिस इज अवेलेबल फॉर यू। नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को वापस रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यूजीसी के नेट के जो बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं फ्रॉम 4th of September, okay, and the new batches are launching, new batches also have launched from today। 18 से नए बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं,
दिस इज ऑल्सो फॉर द सेट स्टूडेंट्स, ऑल्सो नेट के लिए भी है, जम्मू कश्मीर सेट के लिए भी जो है बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं आज से। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जामिनेशंस आ रही हैं उसके लिए भी आपके जो IFS के द्वारा बैचेस लॉन्च हो चुके हैं 4 सितंबर से, तो आप उसे भी एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और एग्जाम की डेट आ सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या बात की थी, फोटिक और एफोटिक। अब फोटिक के भी दो प्रकार है। बेसिकली क्या होता है कि जब फोटिक होता है, सनलाइट होती है, सपोज करो यहां तक सनलाइट आ रही है ना। अब ऐसे थोड़ी कि यहां पर एक लाइन आई और तुरंत डार्कनेस स्टार्ट हो गई, ऐसे नहीं होता है, मानते हो ना। जैसे हम लोग अब राजस्थान जाओगे तो डेजर्ट ऐसे थोड़ी कि हाँ भैया ये लाइन है, इसके बाद में डेजर्ट स्टार्ट हो गया और ये लाइन है, इसके पीछे वेजिटेशन स्टार्ट हो गई, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं होता है। जैसे जब ऊपर जाओगे वैसे वैसे, जैसे हम लोग प्लेन से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब गर्मी वाले एरिया से, जो अपने इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहां से जब लद्दाख की तरफ जाओगे तो धीरे 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 ऊंचाई बढ़ेगी प्लस टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ऐसे थोड़ी कि एक जस्ट लाइन आने के बाद तुरंत टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो सेम सिचुएशन इसके अंदर है, सनलाइट ऊपर से आ रही है, यहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट है, ऊपर वाले जो जोन के अंदर, उसको फोटिक जोन जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा सनलाइट होती है और वहां पर सबसे ज्यादा मैराइन ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। बट जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे देखो ये जोन डार्क हो गया ना, थोड़ा सा डार्क इसलिए हो गया कि यहां पर इतनी ज्यादा रोशनी नहीं आ रही है, उसे कहा जाता है स्टूडेंट डायस्फोटिक या फिर ट्विलाइट जोन। क्या कहते हैं इसको, ट्विलाइट जोन। ट्विलाइट में क्या होता है, इतनी भी एकदम रात भी नहीं होती, एकदम घना गहरा अंधेरा भी नहीं होता है, तो दिन भी नहीं होता है। तो इस जोन को कहा जाता है, जो कि एफोटिक और फोटिक जोन के बीच वाला जो जोन होता है, जिसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, उसे कहा जाता है डिस्फोटिक या फिर ट्विलाइट जोन। इनके नाम है प्रॉपर, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग विक्रांत, वेलकम टू द क्लास। अब देखो स्टूडेंट, सी लेवल जो होता है वहां पर ट्यूना फिश जो पाई जाती है, हम लोग खाते भी हैं इसको, हम लोग अपना डाइट में भी है ये। फिर मतलब जैसे हम लोग 200 मीटर्स पे जाएंगे तो वहां पर श्रिम्प, स्वॉर्ड फिश और हैचेट फिश, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे आपको मैं और एग्जांपल्स दूंगा। तो ये कुछ जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच रिसाइड्स अंडर टिल 200 मीटर्स तक ये रहते हैं। ओके, और 1000 मीटर से नीचे ये देखो एंगुलर फिश और जियांट स्क्वाइड, ये दोनों के दोनों, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिज्म मतलब ल्यूसेंट है, मतलब ये चमकते हैं। क्यों चमकते हैं, बिकॉज इन्होंने अपने आप को इस तरह से इस माहौल में ढाल लिया है, ठीक है ना। अब ये जो फिशेज होती हैं, स्क्विड्स होते हैं, रात को ल्यूसेंट है, ल्यूमिसेंट करते हैं, क्योंकि वहां पर अपने इन ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है, अपनी बॉडी को इस तरह से, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया है। ओके, अब देखो ये है अपना प्रॉपर क्लासिफिकेशन, ठीक है। वेलकम शिवेंद्र सोनल, आइए, वेलकम टू द क्लास। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा लेट आए हो, ठीक है, आप इसको रिवाइंड करके देख लेना अभी तक जो मैंने बताया। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो जोन्स होते हैं इन्हें कहा जाता है पेलेजिक जोन्स। ये देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर पूरा जो यहां तक है उसे कहा जाता है पेलेजिक जोन या फिर ओपन ओशन जोन। सबसे पहली बात, ठीक है। हम लोगों ने जो नैरेटिक जोन पढ़ा था वो भी पेलेजिक के अंडर में ही आता है। ओके, अब पेलेजिक जोन को भी हम लोगों ने इस लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। इन लेयर्स के बारे में जानकारी आपको देते हैं। और ये था देखो स्टूडेंट्स लिटोरल और सब लिटोरल। जो पीछे आया था ना, हम लोगों ने कंफ्यूजन हो रहा था आप लोगों की, सर ये लिटोरल सब लिटोरल क्या होता है। ये जो नैरेटिक जोन है ना, नैरेटिक जोन, इस जोन को और फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। ये देखो इसमें, ये देखिए, ठीक है। तो दिस इज योर लिटोरल जोन एंड द सेकेंड वन इज सब लिटोरल। ओके, चलो अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जोन्स है। पेलेजिक जोन को बोलते हैं व्हाट, ओपन ओशन जोन। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ओपन ओशन जोन कौन से जोन को कहते हैं, तो दैट वुड बी द पेलेजिक जोन।
दिख रहा है, ये जो जोन होगा इसी को कहा जाता है ओपन ओशन जोन। यस विशाल, गुड मॉर्निंग, यू ऑल्सो हैव ए गुड डे। So let's start your day by this thing so that you can have a good day। ठीक है, चलो तो I'm again repeating because ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओपन ओशन जोन इज कॉल्ड एज पेलेजिक जोन, और पेलेजिक जोन को फिर हम लोग डिवाइड करते हैं एपीपेलेजिक, मीजोपेलेजिक, बैथीपेलेजिक एंड एबेसल पेलेजिक, और लास्ट वाला आता है हेडल पेलेजिक। तो इस तरह से हम लोग 5 भागों में हमारे ओशन फ्लोर को डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में ये चीज? अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट वन इज एपीपेलेजिक, सेकंड इज मीजोपेलेजिक, थर्ड वन इज बैथीपेलेजिक, फोर्थ वन इज एबिसल पेलेजिक, और लास्ट वन इज हेडल पेलेजिक। और अपना जो टाइटैनिक जो डूबा था वो पता है कहां बैठा है? इट इज रिसाइडिंग हियर। वो डूबते डूबते यहां तक आ चुका है टाइटैनिक शिप। तो अगर पूछ ले, घुमा कभी पूछ लिया गया कि टाइटैनिक कौन से जोन में है, इट इज स्टेइंग एट अबिसल पेलेजिक जोन। यहां पर इतना नीचे, मतलब कितना नीचे है? नियर बाय 5 किलोमीटर नीचे चला गया है टाइटैनिक। और इसको ढूंढने के लिए, इसका एक रिसर्च करने के लिए अभी रिसेंट में टीम भी गई थी यूएस में, पर उनकी सबमरीन जो थी वो ब्लास्ट हो गई बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर। बिकॉज जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता हो जाएगा, इसलिए तो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते हैं इन रीजन के अंदर। जो अपने बैथीपेलेजिक है, एबिसल पेलेजिक है, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स भी नहीं पाए जाते हैं। वो इसलिए नहीं पाए जाते हैं बिकॉज जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, जो पानी इतना सारा, उसका प्रेशर हमें बहुत ज्यादा फील होने लगेगा। ठीक है, तो अभी टीम जो गई थी उनकी सबमरीन इसलिए ब्लास्ट हो गई थी क्योंकि वो प्रेशर नहीं झेल पाई। और ये मैं बता चुका हूं आपको दिस वन कि फोटिक और एफोटिक जोन के बीच में जो जोन होता है दैट इज कॉल्ड डायस्ट्रोफिक जोन, या इसको ट्विलाइट जोन कहते हैं। अब देखो, अब ये जो नामकरण है, ये जो नोमेनक्लेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एपीपेलेजिक जोन को सनलाइट जोन भी कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। एपीपेलेजिक जोन, इसको सनलाइट जोन भी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज यहां पर सनलाइट आती है, यहां तक पेनिट्रेट होती है 200 मीटर्स तक। ठीक है, उसके बाद में 200 से 1000 मीटर के बीच में जो जोन आता है दैट इज कॉल्ड मीजोपेलेजिक जोन। मीजोपेलेजिक जोन, मीजो का मतलब होता है मिडल, बीच का। ठीक है, और यहां पर स्पर्म वेल्स पाई जाती हैं। स्पर्म वेल्स एक वेल का प्रकार है। इसको इसलिए मेंशन किया गया है बिकॉज 1 किलोमीटर नीचे नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं फिशेस, बट द स्पर्म वेल इट इज फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर बिलो द ओशन सरफेस। मीजोपेलेजिक जोन को ट्विलाइट जोन कहा जाता है। इसको कहा जाता है, तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स आर जोन इज कॉल्ड एज ट्विलाइट जोन। तो मीजोपेलेजिक जोन इज कॉल्ड ट्विलाइट। और ट्विलाइट क्या होता है? ना तो ज्यादा वहां पर एकदम अंधेरा रहता है, बट वो एकदम डार्क नहीं रहता है। तो इट इज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन एपीपेलेजिक एंड बैथीपेलेजिक। जैसे हम लोगों का मीजोस्फेयर है, तो मीजोस्फेयर इज ए ट्रांजिशन स्फेयर बिटवीन किस किस के बीच में है? स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में अपना मीजोस्फेयर होता है। एंड मीजोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट जो है अपनी स्फेयर है अपना एटमॉस्फेयर का। तो सेम इसके अंदर भी है, कोल्डेस्ट तो नहीं है, यहां पर कोल्डेस्ट नहीं है, बट ये बीच में है, सनलाइट और एकदम डार्क वाले एरिया के एकदम बीच में, इसलिए इसको ट्विलाइट जोन कहा जाता है। एम आई क्लियर ऑन इट? ठीक है, और ये होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ये मैंने आपको बताया पूरी की पूरी कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाती है। और जब ये थोड़ी उठती है तो इसे कॉन्टिनेंटल राइज, और इन तीनों को मिला के कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और राइज को तीनों को मिलकर कहा जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। क्या कहते हैं इनको? कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहा जाता है। ओके, अब बता क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि इनको उलट पुलट कर देंगे। आपको कह देंगे कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ,
और ओशन बेसिन, इनको हम आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ डेप्थ के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे डीप है तो आप खुद बताइए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे शैलो है, उसके बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप आती है, उसके बाद में कॉन्टिनेंटल राइज आता है, उसके बाद में ओशन बेसिन्स आते हैं, और उसके बाद में ये देखो और भी ज्यादा डीप सी ओशन आता है। दीज आर कॉल्ड ट्रेंचेस, ये ट्रेंचेस होती हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, थर्ड जो अपना जोन आता है उसे कहा जाता है बैथीपेलेजिक जोन, और इस जोन को मिडनाइट जोन भी कहा जाता है। आपको दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये देखो, दिस जोन इज कॉल्ड एज एपी, और देखो ये रहा टाइटेनिक यहां पर है, और एक आरएमएस नाम का भी जो है, ये देखो दिखा भी रहा है ग्राफिकल के रूप में कि एबिसोपेलेजिक जोन, जो कि 4000 से 6 मीटर के नीचे वाला जोन है, जिसे सॉरी बैथोपेलेजिक जोन है, मिडनाइट जोन 4000 तक है, और इसके जो नीचे वाला जो जोन है दैट इज कॉल्ड दिस वन, ठीक है। और उससे जो नीचे सबसे लास्ट वाला है उसे कहा जाता है हेडल जोन। क्या कहा जाता है? हेडल जोन। इट इज नेम्ड आफ्टर सम साइंटिस्ट। और एक फैक्ट और लिखा हुआ है यहां पर, आप देख पा रहे हो कि जेम्स कैमरून, ये है कौन? जेम्स कैमरून इज द डायरेक्टर ऑफ टाइटैनिक मूवी। ये है अपनी ट्रेंच, और सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच, ये पूरी मरियाना ट्रेंच है, 11 किलोमीटर नीचे है। और मरियाना ट्रेंच का भी एक जो पॉइंट होता है उसे कहा जाता है चैलेंजर पॉइंट या फिर चैलेंजर राइज। यहां तक पहुंचे हैं डेविड कैमरून, अकेले गए थे, वापस आ गए। ओके, तो आप देखो ये आपको दिखा रहा है, ये कह रहा है हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी? 884 मीटर। तो बेसिकली ये जो मरियाना ट्रेंच है, जो चैलेंजर पॉइंट है, ये माउंट एवरेस्ट को अगर हम लोग उल्टा कर दे तो उससे भी ज्यादा 2 किलोमीटर नीचे है दिस। ओके, ठीक है, चलो। तो ये हैं अपने ओशन डेप्थ्स। फर्स्ट इज एपीपेलेजिक, सेकंड इज मेसोपेलेजिक, थर्ड इज बैथीपेलेजिक, फोर्थ इज एबिसोपेलेजिक, और द फिफ्थ वन इज हेडलपेलेजिक। ओके, अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से डेप्थ में पाए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ऊपर पाए जाते हैं हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स। आप देख रहे हो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो कि एपीपेलेजिक जो जोन होता है, उसके अंदर फोटिक जोन बेसिकली, तो फोटिक जोन जहां पर लाइट सबसे ज्यादा आती है 200 मीटर तक, उस जोन के अंदर कौन कौन पाए जाते हैं? कोरल्स, कोरल रीफ्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, ब्लू शार्क, टर्टल। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन फोटिक जोन। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या होते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं, ये जो लोग खाते हैं, है ना, ये सब कुछ सारा इकोसिस्टम है, बेसिकली 90% है वो यहीं पर मिलता है मैराइन इकोसिस्टम का। ओके, उसके बाद में जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, ट्विलाइट जोन, मीजोपेलेजिक आ गया, इसमें स्पॉन्जेस, सी पेन, ऑक्टोपस, हैचेट फिश और स्पर्म व्हेल ये पाई जाती हैं हमारे 1 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा याद रखना। देखो क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, और बार बार देखो स्पर्म व्हेल इसलिए आ रहा है क्योंकि पूछा जा सकता है कि स्पर्म व्हेल कौन सी जोन के अंदर है। ओके, चलो, ऑक्टोपस वगैरह हम लोग कितने मतलब नॉर्मली एक जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ये पाए फेमस है ऑक्टोपस, लोग खाते भी हैं चाहे इधर अपने ईस्टर्न एशिया की तरफ, तो ऑक्टोपस है। और फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हैं, ये क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत क्या हो रहे हैं, न्यूज में आते हैं, तो ये सब पूछा जा सकता है, हमको हर चीज के लिए रेडी रहना है। उसके बाद में 1000 से 4000 मीटर के बीच में सी स्पाइडर, रेड टेल फिश, ग्लास स्पॉन्जेस, एंगुलर फिश। ये देखो एंगुलर फिश, आर यू एबल टू सी द फिश? एंगुलर फिश, तो दीज टाइप ऑफ फिश जो कि चमकती है रात को, या अपने उस टाइम उनका बॉडी इस तरह से होता है, वहां पर किसी भी तरह की लाइट नहीं होती है, दिख रहा है डार्क जोन है, किसी भी तरह की लाइट नहीं होती है यहाँ पर। सी क्यूकम्बर, ट्राइपोड फिश, तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फाउंड इन द एफोटिक जोन व्हिच इज बिलो 4000। 1000 से लेकर 1000 टू 4000 ये है जोन। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनिजम्स। इतने ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट। इन केस कभी क्वेश्चंस आ जाएं तो आप बता पाओ, ऐसे नहीं हो कि एकदम ब्रेन वॉश हो जाए कि ये कहां से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, यू कैन एक्सेस द पीडीएफ।
ऑलराइट, एंड अलोंग विद इट आपको इसके डीपीपीज भी मिलेंगे, कुछ तो क्वेश्चंस मैं भी लेकर आया हूं, साथ ही साथ में आपको इसके क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, तो आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। तो पीडीएफ मिल जाएगी, ये सेशन अवेलेबल रहेगा, इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हो, प्लस साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ये प्रॉपर आपका जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं जरूर उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, जिससे कि आपको फिर बाद में ओशन जोन्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा रिलीफ जोन ओशन बेसिन का कैरेक्टरिस्टिक है, ये पूछा गया है। ठीक है, सारे के सारे ही हैं, हम लोगों ने भी पढ़े थे। अब इसको सीक्वेंस के करना है, सीवर्ड अपीयरेंस फ्रॉम द कोस्ट, मतलब कोस्ट से, जो कोस्ट होता है ना अपना, इससे हम लोग को सबसे पहले कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे पे कौन आता है, इस तरह से इसको अरेंज करना है। तो आपको मैंने बताया था इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, देखो पूछ भी लिए। तो पहले नंबर पर आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरे पे आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर आता है डीप सी प्लेन, और उसके बाद में आता है ओशनिक ट्रेंच। एंड दिस वाज द परफेक्ट एग्जांपल फ्रॉम बिफोर यू। ये जो मैंने दिखाया था, ये तो दिखाया था आपको, दैट इज शेल्फ, स्लोप, राइज, डीप सी प्लेन्स, और उसके बाद में ट्रेंचेस, और ये क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओशनिक जोन्स के अंदर। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन इज वाटर बॉडीज विच हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कौन सी वाटर बॉडी इनमें से न्यूट्रिएंट्स का लो कंसंट्रेशन है, लिटोरल, नेरेटिक, ओलिगोट्रॉपिक या फिर बेंथोस। अब देखो, वैसे तो आपने 3 पढ़े हैं और 1 नहीं पढ़ा है। आप लोगों को लिटोरल जोन के बारे में पता है, नेरेटिक के बारे में पता है। बेसिकली लिटोरल है वो नेरेटिक का एक पार्ट है, और बेंथोस जो इस तरह से कॉन्टिनेंटल स्लोप में पाया जाता है, पूरा जोन बेंथोस जोन कहलाता है। अब स्टूडेंट, ये जो ओलिगोट्रॉफी का, ये मैंने आपको नहीं पढ़ा है, तो इसके बारे में देख लेते हैं, बिकॉज राइट आंसर यही है, ओलिगोट्रॉफी की है। ओलिगो का मतलब होता है मिनिमम, ओलिगो का मतलब होता है मिनिमम। तो जैसे जैसे हम लोग फोटिक जोन से जब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, तो बेसिकली वहां पर ओलिगोट्रॉपिक जोन भी कहलाता है, जहां पर न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल कम होते हैं, एल्गे ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है। एल्गे ग्रोथ मतलब एल्गे एक तरह से क्या है, मतलब न्यूट्रिएंट प्रोड्यूसिंग प्लांट है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करता है एल्गे। तो एल्गे को क्या करते हैं, एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स वो खाते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं, दैट्स व्हाई एल्गे इज इंपॉर्टेंट। आपको पता है कोरल रीफ्स में, कोरल जो रीफ्स होती हैं उसका भी खाना एल्गे ही बनाती हैं। तो बेसिकली एल्गे एंड कोरल रीफ्स आर लिविंग सिम्बायोसिस विद ईच अदर। और जब टेम्परेचर चेंज की वजह से, या फिर ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से, या फिर कोई और पोल्यूशन की वजह से जब होता है ना ओशन के अंदर, तब कोरल रीफ्स एल्गे को बाहर निकाल देते हैं, और खुद की, और जब उसको बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। तो एल्गी का इंपॉर्टेंस बता रहा था मैं आपको। और वाटर है वो ज्यादा क्लियर होता जाता है, जब न्यूट्रिएंट्स मिक्स नहीं होंगे, कोई भी मिनरल मिक्स नहीं है, तो वाटर एकदम साफ सुथरा दिखेगा, उसको, उस जोन को कहा जाता है ओलिगोट्रॉपिक जोन। ठीक है, तो ये आपको एक नई चीज है, ये आपको समझानी थी कि, और ये स्केल आप याद रखो कि जैसे जैसे यूरोट्रॉपिक यानी फोटिक रीजन में जाएंगे, वैसे वैसे न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे इस जोन के अंदर। ठीक है ना, एल्गे ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, और वाटर की जो क्लियरिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज वहां पर आपको पता है न्यूट्रिएंट्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उनका वेस्ट भी रहेगा। तो इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। तो राइट आंसर वुड बी ओलिगोट्रॉपिक एरियाज। ठीक, वी कैन फाइंड ए मैराइन इकोसिस्टम ए बीच शोर। हम लोग जो बीच में, आप लोगों ने देखा होगा बीचेस, तो जो बीचेस होती हैं, ये कह रहा है कि यहां पर मैराइन इकोसिस्टम पाया जा सकता है। क्यों नहीं पाया जा सकता, ये एकदम ट्रू है। मैराइन इकोसिस्टम्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बाय द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड कंपोनेंट्स लाइक सॉल्ट। जैसे रिवर आ रही है, तो रिवर और जब ओशन का पानी मिलता है, तो बेसिकली वो जो एंट्रेंस होती है, दीज आर कॉल्ड डेल्टाज, एस्चुरीज। जहां पर एस्चुरीज बनती हैं, वहां पर जैसे बीचेस वगैरह ज्यादा रहते हैं। तो बीचेस बेसिकली होता क्या है, ओशन वाटर है,
उसमें डिजोल्व सॉल्ट्स रहते हैं, बिकॉज वो लैंड के भी टच में है, तो लैंड के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो ओशन में डिजोल्व हो जाते हैं। तो जब इस तरह से जो डिजोल्विंग होती है ना, इसकी इसकी वजह से जो है मैराइन इकोसिस्टम वहां पर खूब रहता है ना। आपको पता है टर्टल्स वगैरह है, आपने खूब न्यूज पढ़ा है कि वॉश होकर बीच पर आ गए, सुना है ना आपने कि कोई मछली है, फिश है बहुत बड़ी, वो आ गई बहकर जमीन के ऊपर, अपने बीचेस के ऊपर आ गई, टर्टल्स आ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं? ये प्रूव करता है कि बीचेस के जस्ट पास में ही ये इस तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बिकॉज वहां पर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती। तो बीच शोर के पास, बीच की जो लाइन होती है उसके पास में मैराइन इकोसिस्टम होता है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग अभिजीत, कशिश, हेलो, वेलकम। आवर क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 10 AM। ठीक है, याद रखो, और ये जो सीरीज चल रही है हमारी, ये हमारी 10 बजे से शार्प स्टार्ट हो जाती है। इसमें हम लोग आपको ज्योग्राफी के जो थीम्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो, जनरल स्टडीज ऑल्सो, और फॉर द ज्योग्राफिक सब्जेक्ट ऑल्सो। अब आप क्या कि इसको सेग्रीगेट कर सकते हो कि कितना मुझे जरूरत है, एंड हाउ यू विल नो इट, यू विल नो इट बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और द एग्जाम पैटर्न। ठीक है ना। चलो, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा था आज का सेशन, किसके ऊपर? ओशियन फ्लोर्स के ऊपर था। ठीक है, ओशियन डेप्थ्स के ऊपर था। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। चलो, और ये क्यों वापस ये जो टॉपिक है ये इसलिए एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, बिकॉज ये क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से ये जोन सही प्रॉब्लम इनमें हो रही है। आप सोचिए ना, अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं एक छोटा सा, ये देखो, जो सनलाइट जोन है आपको पता है ये यहां तक है। अब सपोज कीजिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, आइस कैप्स मेल्ट हो रही है। आपको पता है आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, तो पानी ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। अब ये जमीन तो यह की यही है, तो ये पानी क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है ना, सी लेवल राइज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अब जो स्पर्म वेल है, सपोज करो ये जो वेल है, इसको थोड़ी पता है बेचारी को कि क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, शी डजंट नो अबाउट इट, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा, स्पर्म वेल तो वहीं रहेगी। स्पर्म जो वेल है, मैं एग्जांपल इसी का ले रहा हूं, तो यहां पर लिखा हुआ है, ये जो वेल है, अगर पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सारे के सारे जो जोन्स है ना, ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बट द पुअर फिश डजंट नो अबाउट क्लाइमेट चेंज, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो ये क्या करेगी, ये वहीं की वहीं रह गई, जोन ऊपर की तरफ चला गया, तो यहां जो इसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे वो यहां थोड़ी मिल जाएंगे। तो दैट्स व्हाई उसको समझ में नहीं आएगा ना कि हो क्या रहा है। एंड दिस इज सेम थिंग इज हैपनिंग विथ ऑल द मैराइन ऑर्गेनिजम्स, ये हो क्या रहा है उनको नहीं समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑन द एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ठीक है ना, इस तरह से। ओके, गुड मॉर्निंग निशा, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो ये आप सेशन है, इसको आप वापस देख लीजिएगा। ये ओशन जोन्स हैं और आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे आप कोई से भी स्ट्रीम से हो, बिकॉज दीज आर रिलेटेड विद एनवायरमेंट। ऑलराइट, और ये जो फैक्ट्स हैं कि सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, मरियाना ट्रेंच है, कौन से ओशियन में है, इट इज इन पैसिफिक ओशन, व्हाट इज द डेप्थ, इट इज 11 किलोमीटर्स, व्हाट इज द पॉइंट, चैलेंजर राइज कहा जाता है, चैलेंजर पॉइंट कहा जाता है। चैलेंजर पॉइंट क्यों कहा जाता है, चैलेंजर पॉइंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट वाज फाउंड बाय द यूएसएस चैलेंजर, सबमरीन का नाम है, यूएस की सबमरीन है, अमेरिका की सबमरीन है, उन्होंने इसको फाइंड किया था। सबसे पहला सोलो पर्सन जाने वाला जेम्स कैमरून, ही इज द डायरेक्टर ऑफ मूवी टाइटैनिक ऑल्सो। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जितना ज्यादा आप स्टडी कर पाए उतना कम है। ऑलराइट, तो फाइन, सी यू टुमारो विद अनदर सेशन। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप रिवाइजिंग, स्टे हैप्पी। ठीक है ना, खुश होते होते पढ़ते रहिए।
थैंक यू सो मच।